नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर और ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपकी सफलता में निर्णायक साबित होगी, ये मेरी तरफ से गारंटी है। जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए वही 7054161270 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम से अलग से मैसेज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ पीडीएफ में मैटर प्रोवाइड किया जाएगा, अलग से लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और मैटर आपको बहुत ही क्वालिटेटिव प्रोवाइड किया जाएगा। मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, किसने कहा कि विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है? अब इस पे जो सारे देखो थिंकर्स जुड़े हुए हैं, गुड एंड हॉट रिसर्च पर काम करते हैं, जोबर्ट एंड नेट रिसर्च पर काम करते हैं, चर्चमैन के बारे में आप लोग पहली बार शायद सुने हो, ये भी इस पर काम करते हैं। विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है, ये कोट्स है विलियम वाइट का। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निगमनात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई? यानी कि पुर्तगालियों द्वारा, मिस्र द्वारा, रोम द्वारा। इसका जवाब है ग्रीस। ग्रीस के लोगों ने सबसे पहले, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग थे, उन्होंने इतिहास, परंपराएं और रीति रिवाज के बारे में स्टडी करनी स्टार्ट की थी। तो उसके लिए उन्होंने निगमनात्मक तार्किकता का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पार्सन्स के प्रतिमान चर, यहाँ चल नहीं चर होगा, चर, वही मैंने कहा था जो गलतियाँ होंगी मैं ठीक करूँगा, प्रतिमान चर का तत्व तो नहीं है। तो मैंने आपको 5 प्रतिमान चर अपनी क्लास में बता रखे हैं। इसमें जो ये शब्द प्रयोग किया गया है गुणवत्ता बनाम परिणाम, ये उनके परिणाम का चर नहीं है। बाकी जो 5 प्रकार के परिणाम चर हैं आप हमारी क्लास में जाकर, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पार्सन्स पर अलग से लेक्चर पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें अन्वेषणात्मक कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट टाइम रिसर्च। सरल भाषा में होगा फर्स्ट टाइम रिसर्च, अन्वेषण हो रहा है। अगला, समाजशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्य बुद्धिपरक व्यक्तियों का प्रयोग करती है? तो इसका जो आंसर है सीधा सीधा लोक विधि विज्ञान। अब देखो, मैंने अपने लेक्चर्स में आप लोगों को बता रखा है कि ये कैसे चिंतक हैं। ये लोग लोक विधि विज्ञान से जुड़े चिंतक हैं। ये हैं अंतःक्रियावादी चिंतक। अंतःक्रियावादी चिंतक तो ये स्टडी कैसे करते हैं? ये यानी कि जैसे सूक्ष्म अध्ययन करते हैं कि 3 प्रकार की मैंने शाखाएं बताई हैं, प्रकारवादी, मार्क्सवादी, अंतःक्रियावादी। तो ये लोग सूक्ष्म अध्ययन करते हैं कि जैसे कोई लेखक अगर मान लो बुक लिखता है किसी टॉपिक पर, तो कैसे लिखता है, वो किस प्रकार ज़िंदगी जीता है, एक कलाकार कैसे ज़िंदगी जीता है, तो इस तरीके से उस पर स्टडी करते हैं। देखो लिखा है व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं पर का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है, तो हम ये जानते हैं कि अरे वो भैया थे, वो पढ़ते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। लेकिन ये जो स्टडी है इसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम दिन प्रतिदिन के वो व्यक्ति कैसे जीता रहा होगा, उसको क्या तकलीफ़ें आती रही होंगी, किस कोचिंग में पढ़ता रहा होगा, किस प्रकार का स्टडी मटेरियल यूज करता रहा होगा, कैसे उसे सामाजिक और दैनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा होगा। भाई स्टूडेंट के सामने सारी समस्याएं आती हैं, तो वो सब की स्टडी करता है माइक्रो लेवल पर। बाकी बाहर के लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ बहुत वो था, वो प्रोफेसर हो गया, वो आईएएस हो गया, लेकिन किन परिस्थितियों में हुआ ये बहुत अहम है। अगला, वह शोध जो कारण प्रभाव की प्रघटना से संबंधित नहीं है। तो इसका जवाब होगा प्रयोगात्मक शोध। यानी आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसके कारण और प्रभाव से आप संबंधित हैं। बिल्कुल, आप किसी चीज़ में प्रयोग कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है और उसका जो प्रयोग हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे
मेडिसिन्स में जैसे मान लो कोविड से जुड़ी अभी तमाम वैक्सीन आई, स्पुतनिक, फाइजर, है ना, तो ये सारी वैक्सीन्स अभी ये जो है स्टडी की जा रही है। वो उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो कोविड को ख़त्म करना। या ऐसे समाजशास्त्र में हम लोग तमाम प्रकार के अध्ययन करते हैं या सोशलॉजिस्ट अध्ययन करते हैं, तो वो सोशलॉजिस्ट के अध्ययन का कारण क्या होता है कि ये देखना कि किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस हैं वो क्यों हो रहे हैं और उनका समाज पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। जैसे एजिंग एक प्रॉब्लम है, वृद्धों की समस्याएं। आजकल ग्लोबलाइजेशन की बड़ी तारीफ होती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हैं कि आजकल वृद्धों की कोई नहीं पूछता। इसी का परिणाम है कि आजकल क्रैच बन रहे हैं, वृद्धाश्रम बन रहे हैं। अगला, हैरी एम जॉनसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक शोध की नहीं है। तो वैज्ञानिक शोध में सीधी सी बात है अतार्किक नहीं होगी। अगर ये हैरी एम जॉनसन ना भी कहें तो आप सभी को पता है, क्योंकि रिसर्च जो वैज्ञानिक शोध होता है उसमें निरीक्षण, परीक्षण, तुलना, अनुसंधान, 4 बातें शामिल होंगी होंगी। वहाँ भावनाओं पर उसका जवाब नहीं आएगा। अगला प्रश्न, यह किसका विश्वास है कि मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है, यद्यपि यह वांछनीय है। डायरेक्ट कोटेशन है, आपको रटनी ही चाहिए, गोल्डनर की है ये। मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है, यद्यपि यह वांछनीय। इस लाइन का मतलब मैं समझा सकता हूँ कि जिस साइंस में वैल्यूज नहीं है वो मिथक है, मिथ है। जैसे आइंस्टीन कहा करते थे विज्ञान का उद्देश्य है मानवता के लिए, मानवता कल्याण करना। जिस विज्ञान में मानवता के लिए कुछ ना हो वो विज्ञान विज्ञान नहीं है। बहुत से साइंटिस्ट ने परमाणु बम और इन सब का जो है विरोध किया था कि ये दुनिया के लिए एक परेशानी पैदा करेंगे। अगला, एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है। अब मैंने सैम्पलिंग पढ़ा रखा है, आप जाकर हमारे लेक्चर को देखिए। ये कहा है गुडे एंड हॉट ने। संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि कैसे है, ये एक बाउल है, बाउल में या आप ये कह सकते हैं कुकर है, कुकर में आप ये चावल पकाए गए। अब आप कैसे समझ सकते हैं कि आप चावल पके होंगे, आपने कुछ चावल उठाए और हाथ से उनको दबा कर देखा पक गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सारे चावल पके हुए हैं। इस तरीके से संपूर्ण का प्रतिनिधित्व। 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने अनुसंधान में व्यावसायिक आचार नहीं कहते। निम्नलिखित में से किसे अनुसंधान में व्यावसायिक आचार यानी प्रोफेशनल एथिक्स नहीं कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, तथ्य संकलन में परिशुद्धता, बिल्कुल इससे है। दूसरा, पक्षपातपूर्ण निदर्शन, मैंने बताया था यदि अनुसंधान में व्यावसायिक आचार तब गायब हो जाएगा जब आप उसमें पक्षपाती हो जाएंगे। भाई आप करने गए हैं रिसर्च, यदि आप एक महिला हैं और आपने वीमेन वायलेंस का स्टडी कर रहे हैं और आप बायस्ड हो गए तो आप बहुत ज़्यादा फाइंडिंग्स पुरुषों के खिलाफ निगेटिव लिख देंगी। और यदि आप पुरुष हैं और इस तरीके का अध्ययन करने गए हैं तो आप वहाँ बायस्ड हो जाएंगे कि नहीं इतना नहीं अत्याचार होता है, ये गलत बता रही महिलाएं शोध क्षेत्र में जब जाएंगे। तो इसलिए कहा गया पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगला, समाजशास्त्री साधारणतया सामाजिक दुनिया पर अपने दृष्टिकोण के वास्तविकता को थोपते हैं। यह कथन कैसा है, यह कथन इंगित करता है, क्या इंगित करता है, मूल्यों को। अगला, अनुसंधानकर्ता की संदेहास्पद ईमानदारी तथा उपयोग की गई शोध प्रविधि की नैतिकता का परिणाम होगा। देखो दोबारा पढ़ रहा हूँ, अनुसंधानकर्ता की संदेहास्पद ईमानदारी यानी आप शोध करने गए हैं, आपकी ईमानदारी पर शक है, तथा उपयोग की गई शोध विधि में नैतिकता का परिणाम कैसा होगा, अविश्वसनीय होगा। सीधी सी बात है, आपके टूल टेक्निक्स अच्छे नहीं हैं, आप जो है किसी जाति से बिलोंग करते हैं उसके प्रति पक्षपाती हैं, धर्म है उसके प्रति पक्षपाती हैं, क्षेत्र के प्रति पक्षपाती हैं, तो आप जो है सदैव आपके जो फाइंडिंग्स होंगी उस पर विश्वास पूरे तरीके से कर पाना मुश्किल है। अगला 13 नंबर प्रश्न, उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस। उपकल्पना हाइपोथेसिस यानी कि सरल भाषा में अनुमान लगाना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, शोध समस्या का संभावित उत्तर है,
सिद्धांत से असंबंधित है, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये आप हाइपोथेसिस में अनुमान लगाते हैं उपकल्पना में कि हाँ ये इसका फाइंडिंग्स होगी, ऐसे जो है निष्कर्ष निकल कर आ सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं 14 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है? प्राकल्पना। ये भी ठीक उसी तरह से एक प्राकल्पना की प्रकृति डैश 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 निम्नलिखित में से कौन सी होनी चाहिए? तो प्राकल्पना की जो प्रकृति है अनुभविक होनी चाहिए। अनुभविक यानी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप में अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए। अगला, प्राकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, ये किसने कहा है? डायरेक्ट कोटेशन है, गुड एंड हॉट ने कहा है। इस पर भी सारे टॉपिक्स पर लेक्चर आ जाएगा। अगला, प्रश्नों की वह तालिका जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? एकदम सीधा सा प्रश्न है, आप उसे कहते हैं साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार मैंने पढ़ा दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाइए और हमारे लेक्चर को देखिए। अगला, अनुसंधान प्रारूप के अर्थ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला ऑप्शन, एक रूपरेखा तैयार करने से। रिसर्च डिजाइन है ये, यानी आप शोध का एक प्रारूप बनाते हैं, उसका संबंध किससे है? एक रूपरेखा तैयार करने से है, बिल्कुल, कि मैं कैसे शोध करूंगी, मैं क्या टूल टेक्निक बनाऊंगा, क्या उसमें मैं है जो है वो लूँगा, सैम्पलिंग साइज लूँगा, है ना, ये सब चीज़ें। 18 नंबर प्रश्न, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेज विद्यार्थियों में मादक द्रव्य व्यसन के विभिन्न वर्षों में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्ररचना का मतलब रिसर्च डिजाइन का उदाहरण है? तो ये वर्णनात्मक है। अब वहाँ का जब जानेंगे तो उसका वर्णन ही तो करेंगे भाई, कि हाँ ऐसे ऐसे लोग शराब पी रहे हैं, नशा इत्यादि में लिप्त हैं। 19 नंबर प्रश्न, अन्वेषणात्मक शोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अन्वेषणात्मक शोध यानी पहली बार शोध करना। पहला ऑप्शन, शोध के संबंध में शोध का संबंध कारणों से होता है, एक पॉइंट। दूसरा, प्रघटनाओं स्थितियों का वर्णन करना होता है। मुद्दे के बारे में शोधकर्ता का सीमित ज्ञान यदि है तभी वह शोध को अन्वेषणात्मक ढंग से करेगा। प्रॉपर ज्ञान हो पूरे तरीके से तो कैसे स्टडी करेगा? सीमित ज्ञान है, नए ढंग से उस विषय पर स्टडी कर रहा है कैंडिडेट। अगला 20 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है? समाजशास्त्री शोध में प्रयोगात्मक प्ररचना के अग्रणी एवं आधिकारिक कौन है? तो ये स्टुअर्ट चैपिन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें निदर्शन चयन पे पक्षपात होगा? पहला ऑप्शन लेते हैं, यदि निदर्शन गैर देव योग विधि से होता है। बहुत अजीब सा शब्द प्रयोग किया गया है, यानी कि जो सैंपल लेंगे उससे आप रेंडमली ले लेते हैं। रेंडमली अगर आप ना लें तो, अगर आप रेंडम ले लेते हैं तो निदर्शन पक्षपात रहित नहीं होगा। यदि निदर्शन गैर देव योग यानी कि नॉन रेंडमली ले लेते हैं, मतलब रेंडमली का मतलब मैंने बताया था क्या है, ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ कि एक समग्र में से कोई भी एक उठा लें, आपको पता नहीं है तो फिर वो हुआ रैंडम। पूछ कर उठाएं कि भैया तुम किस जाति धर्म से हो, तुम्हारी इस जाति समाज के बारे में क्या राय है, तो हुआ नॉन रैंडम, गैर देव योग। 22 नंबर प्रश्न पर आते हैं, अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्नलिखित गतिविधियों का सही जो है क्रम होना चाहिए भैया, सही क्रम है। पहला ऑप्शन, तथ्य संसाधन, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण गलत। तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, तथ्य संसाधन गलत। तथ्य विश्लेषण, तथ्य संसाधन, तथ्य गलत। तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन, तथ्य विश्लेषण सही।
23 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? उपकल्पना के लिए क्या सही नहीं है, यानी हाइपोथेसिस के लिए क्या सही नहीं है अनुमान लगाने के लिए? पहला ऑप्शन सत्यापित कथन, यही विकल्प सही, सी विकल्प। कैसे? अगर हाइपोथेसिस में जब आप अनुमान लगाते हैं तो आप 100% कहाँ श्योर होते हैं? आपका जो अनुमान है 99% भी हो सकता है, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकता है ना। एक प्रोबेबिलिटी पर आप अनुमान लगाते हैं कि ऐसा है इसलिए ऐसा हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचना एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है? क्वेश्चनियर, प्रश्नावली है। 25 नंबर पर आते हैं, इनमें से कौन सा तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं है? डेटा संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन ये बिल्कुल प्राथमिक स्रोत नहीं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें आपके पास क्वेश्चनियर, साक्षात्कार, शेड्यूल लेते हैं। अब जैसे आप कोई आपसे सामने से मिला, आपने उसको क्वेश्चनियर दी, भैया मेरे ये सवाल है, इनका जवाब भर दो। फला क्रीम पसंद करते हो, क्यों पसंद करते हो, कैसे पसंद करते हो, किस उम्र तक लोग ये क्रीम लगाते हैं, है ना, इसके आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं आपकी सोच पर, ये सब क्वेश्चनियर में लिख रखा, जवाब दे दिया। साक्षात्कार में आपने डायरेक्ट माइक लेकर पूछ लिया, जवाब दे दिया। अनुसूची में आपने लिखा, डायरेक्ट जवाब दे दिया गया। लेकिन ऑब्जर्व आप कर रहे हैं, वहाँ आप डायरेक्ट आपको जवाब नहीं मिलता, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं ना ऑब्जर्वेशन में, तो मतलब अनुमान लगा सकते हैं। अगला 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, आवश्यकता अनुसार जब चाहें कौन से निदर्शन में से उप निदर्शन किया जा सकता है? सब सैंपलिंग की जा सकती है, तो सदैव इसके लिए मास्टर निदर्शन का प्रयोग करेंगे। अगला, समस्त इकाइयों तत्वों की वह संपूर्ण सूची जिसमें से निदर्शन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समग्र। भाई सैंपल तो आप पूरे से लेंगे ना, मैंने बताया था कि एक पूरे कुकर में से आप एक कोई तत्व लेंगे, कुछ चावल उठाएंगे, कुछ तो चीज़ें लेंगे, तो उससे अंदाज़ा लगाएंगे, तो समग्र से लेंगे ना आप। समग्र का मतलब है जो आपका शोध क्षेत्र है उसमें कुछ चीज़ें लेंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन करेगा समाज का। 28 नंबर में कहा गया, आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल किसने दिया है? तो ये झीमंट बॉमैन ने दिया है। उनतीस, अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन क्या है? अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन है आँखें। भाई आप ऑब्जर्व भी तो कर रहे हैं, तो नाक से सुनकर थोड़ी ना, देख कर कि लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं समाज में, कैसे सब चीज़ें बदल रही हैं। अगला, सहभागी अवलोकन के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के लिए तो भैया परिस्थितियों का अध्ययन ठीक है, लेकिन पूरा सही नहीं। अवधारणा संगठन ये भी नहीं। अवलोकनकर्ता की स्वयं भागीदारी, सही बात है। आपको शोध करना है, हमसे पूछना है, तो आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा ना। अगला नौ प्रकार्यात्मकता का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो भैया ये जाफरी अलेक्जेंडर प्लस पी कोलोमी के द्वारा न्यू फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार की निरंतरता हेतु कोई समय सीमा नहीं होती। इस प्रकार के साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? असंरचित साक्षात्कार कहा जाता है, मतलब इसकी कोई संरचना नहीं है। अगला प्रश्न, केंद्रित साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं में निम्नलिखित में से क्या समान होता है? समान अनुभव, सदैव समान अनुभव समान होते हैं केंद्रित साक्षात्कार में। मेरे वीडियोस देखिए, आपको पीछे मिल जाएगा डिटेल में। एक प्रश्नावली या अनुसूची ऑब्लिक करके दिया, यानी दोनों को मतलब पूछा है। जो प्रश्न
विषय के विशिष्ट पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्राथमिक प्रश्न। यानी कि एक क्वेश्चनेयर है या शेड्यूल है जो जो प्रश्न विषय के विशिष्ट पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है, यानी जो आप पूछते हैं डायरेक्ट पूछते हैं। सिंपल प्रश्न है, आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है? बहुत बढ़िया प्रश्न, एकदम हाइपोथेटिकल प्रश्न है। तो अमूर्त प्रश्न से, इनडायरेक्ट प्रश्न से, अप्रत्यक्ष प्रश्न से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सुझावात्मक प्रश्न कहा जाता है? आपके परिवार की प्रकृति क्या है? नहीं, सुझावात्मक प्रश्न है नहीं। आपके क्या आपका आप टीवी देखते हैं? ये भी नहीं। क्या आप सहमत हैं कि निर्धनों की सहायता की जानी चाहिए? यही तो है, इसी में तो आप सुझाव देंगे। आप कहोगे हाँ की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। छात्र राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है? ये सुझाव नहीं, यहाँ राय है, जहाँ की जानी चाहिए। तो आप बताएंगे कैसे हाँ कैसे नहीं। अगला, कौन सी प्रश्नावली के लिए सही है? कौन सी बात प्रश्नावली के लिए सही है? तो क्वेश्चनेयर जब होती है तो ये कम खर्चीली होती है। बस आप क्वेश्चनेयर है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला, सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि से किससे परिचय कराया गया है? तो फ्रेडरिक लीपले एकल अध्ययन विधि से जुड़े हुए हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई? 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केस डेटा यानी केस अध्ययन परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री है। डायरेक्ट कोटेशन है, किसने कहा है? थॉमस एंड जेनेकी ने कहा है। कई जगह इनको नैनेकी भी लिखा रहता है। उत्तर प्राप्त न होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है? तो उत्तर प्राप्त न होना बेसिकली क्वेश्चनेयर की समस्या है। आपने प्रश्नावली भेजी, आपको डायरेक्ट जवाब नहीं मिल रहा है। अब देखो, साक्षात्कार तो डायरेक्ट आपका होगा, सहभागी अवलोकन आप खुद ही भीड़ भाड़ में जाकर लोगों से जाकर पूछेंगे, जो है अनुसूची बनाएंगे तभी होगा। प्रश्नावली आपने भेजी, मान लो मुझे, आप अमेरिका में रहते हैं, मान लो मैंने रिप्लाई नहीं किया। अगला, एक मादक द्रव्य व्यसनी का केस किस प्रकार की एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? तो भैया आते हैं मौखिक इतिहास के अंतर्गत। जिन लोगों ने रिसर्च को डीप में पढ़ा है वो ये प्रश्न कर पाएंगे। एक मादक द्रव्य व्यसनी का केस, यानी कि वो शराब पीता रहा है, अब उसका जीवन कैसा हो गया, ये सब अध्ययन करना चाहेंगे तो उसके मौखिक इतिहास के बारे में सुनेंगे ना, लोग बताएंगे कि ये शराब ऐसे पीता था, पड़ा रहता था, ये वो चीज़ें सब उसके बारे में जानकारी देंगे। जमीन बेच डाली, फला की हुआ, ढमका हुआ, ये सब चीज़ें। अगला, प्रकाशित पाठ से एक आलेख, पुस्तक, समाचार पत्र, जर्नल इत्यादि से हो उसका मात्रात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण करने को कहा जाता है। इसको कहा जाता है विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस, इसको जरा समझा देता हूँ। जैसे लिखा हुआ प्रश्न के हिसाब से बताता हूँ। प्रकाशित पाठ से एक आलेख, पुस्तक, समाचार पत्र, जर्नल इत्यादि से है, उसका मात्रात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण कैसे करते हैं? जैसे आप कोई किताब लाते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी कहने का, या बहुत अच्छी किताब थी कहने का क्या सही? कि उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी, उसमें इस परिप्रेक्ष्य को दर्शाया गया है, उसमें बहुत से आयामों को कहा गया है, लिखा गया है, फिल्माया गया है, तो कहते तब आप पसंद करते हैं। अगला, 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति किसकी हुई थी? तो सर पैथरिक गेट्स की। भैया यही सबसे पहले टीचर थे। अगला, एम एन श्रीनिवास ने सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक का नाम, उसका नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया।
सोशल यहाँ गलत लिखा है, सोशल, इसमें सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। 40 नंबर प्रश्न आता है, सोशोलॉजी एट द क्रॉस रोड किसकी बुक है? T.H. मार्शल की बुक है। सीधा राइट लीजिएगा, सोशोलॉजी एट द क्रॉस रोड। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष भारत से कौन थे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने पहले अपने लेक्चर में बता रखा है। तो अब समाजशास्त्र के जनक गोविंद सदाशिव घुरिये थे और ये फादर ऑफ सोशोलॉजी भी हैं, इंडियन सोशोलॉजी। अगला प्रश्न आते हैं, प्रारंभ में पैट्रिक गिट्स ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किया था? तो उन्होंने सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण पर स्टडी शुरू करी थी, सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण पर स्टडी शुरू करी थी। अगला प्रश्न 49 नंबर, भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये वास्तविक दौर भैया शुरू हुआ 1952 से। 1952 में समाजशास्त्र वास्तविक दौर में, मतलब रियलिटी में पढ़ाई टीचिंग उसकी स्टार्ट हुई थी। फील्ड वर्कर एंड द फील्ड, ये पुस्तक किसने लिखी? शायद ही कभी पढ़ी हो आप लोगों ने। इसका जवाब है श्रीनिवास शाह एवं रामास्वामी, 3 लोगों ने किताब मिलकर लिखी, फील्ड वर्कर एंड द फील्ड। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने बात करी है टोटल 50 प्रश्नों पर, उनकी डिटेल एनालिसिस की है और इसी तरीके से 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला ये रहेगी। आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं डेली वीडियोस बनाता रहूं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए। पर्सनल जो है मेंटोरशिप के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू वेरी मच।